नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बादशाह अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बात कर रहा हूं मैं। और हमने देख लिया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय प्रमुख जो घटनाएं घटित हुई थी, अकबर द्वारा जो कार्य किए गए थे, उन सब की चर्चा अपन कर चुके थे दोस्तों। आज हमें देखना है अकबर द्वारा किए गए प्रमुख विजय अभियान। तो हेडिंग लगा लेते हैं, अकबर की प्रमुख विजय। क्या हेडिंग लगा लेते हैं? अकबर की प्रमुख विजय। तो हम बात कर चुके हैं कि 1560 तक अकबर ने जो कुछ भी किया, एक्चुअली अकबर ने नहीं किया। वो सारी विजय किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी बैरम खान द्वारा। लेकिन 1560 में बैरम खान की हत्या के बाद में अकबर ने जो विजय अभियान किए, उनको अपन वन बाय वन करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं 1561 में। 1561 में अकबर ने जो आक्रमण किया वो था मालवा अभियान दोस्तों। कौन सा था? मालवा अभियान। मालवा वर्तमान मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं। अब प्रश्न आता है कि इस समय जब मालवा पर अकबर ने आक्रमण किया, उस समय मालवा का शासक कौन था? तो वो था बाज बहादुर। तो बाज बहादुर इस युद्ध में पराजित हुआ दोस्तों। हालांकि ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकबर ने जितने भी सैनिक अभियान किए थे, सबके सब में अकबर ही विजयी हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो बाज बहादुर। अब हम बात करते हैं आगे चलकर, जब बाज बहादुर पराजित हुआ और पराजित होकर दोस्तों, बाज बहादुर पराजित होकर चित्तौड़ चला गया और चित्तौड़ के बाद में अकबर की शरण में चला गया था और अकबर का मनसबदार बन गया था। ठीक है, बाज बहादुर की एक प्रेमिका थी, पत्नी थी, बात थी, नाम था उनका रूपमती। क्या नाम था? रूपमती ने दोस्तों जौहर कर लिया था। आत्महत्या भी कहते हैं उसको लोग। क्यों कहते हैं? क्योंकि रूपमती को यह भय था कि जो आक्रमणकारी है अकबर की तरफ से, जो सेनापति आया था, उसका नाम था दोस्तों आदम खां। यानी कि इस आक्रमण में अकबर का प्रमुख सेनापति कौन था? अकबर स्वयं नहीं आया था, तो उसका नाम था दोस्तों आदम खां। ये आदम खां जो था, ये महामनगा का पुत्र था। तो इस आदम खां के भय से कि कहीं ये रूपमती के साथ कुछ अनिष्ट ना कर दें, इसलिए रूपमती ने दोस्तों आत्महत्या कर ली थी। तो ये अकबर का बैरम खान के बाद किया गया पहला अभियान था दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं और कौन कौन से अभियान देखने को मिलते हैं। तो दूसरा प्रमुख अभियान अगर बात करें अपन, तो वो था गोंडवाना विजय। कौन सा? गोंडवाना। अब सेम वही चीजें रिपीट करेंगे हम, अर्थात कब हुआ ये अभियान, यहाँ का शासक कौन था और अकबर ने इसे कब जीत लिया। तो ये अभियान हुआ, कब हुआ? 1564 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1564 में। ठीक है, यहाँ का शासक था आसफ खां। चलो पहले बात कर लेते हैं 1564। तो कब हुआ ये अभियान? 1564 में हुआ है। ठीक है, ये संरक्षिका थी दोस्तों। किसकी संरक्षिका थी? यहाँ का शासक था गोंडवाना का वीर नारायण। वीर नारायण दोस्तों अल्पवयस्क था, इसलिए शासन नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसकी संरक्षिका बनी हुई थी इसकी माता, जिनका नाम था दुर्गावती। तो दुर्गावती संरक्षिका है किसकी? वीर नारायण की, जो कि कहाँ का शासक है? गोंडवाना का शासक है। अब बात करते हैं कि इस पर आक्रमण किसने किया था, यानी कि अकबर का इसमें प्रमुख सेनापति कौन था इस अभियान में? अकबर की तरफ से प्रमुख सेनापति। किसका प्रमुख सेनापति बात कर रहा हूं मैं? अकबर का प्रमुख सेनापति। तो ये था आसफ खां। ये वही आसफ खां है जो हल्दी घाटी युद्ध में मानसिंह के साथ प्रताप के विरुद्ध लड़ने आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गोंडवाना की राजधानी क्या थी। अगर पूछ लेते हैं कई बार कि गोंडवाना की राजधानी क्या थी, तो उसका नाम है दोस्तों चौरागढ़। तो गोंडवाना विजय या चौरागढ़ विजय भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये अकबर का किया गया एक अन्य सफल आक्रमण था दोस्तों। अब हम बात कर लें अगर सीधा सीधा एक साथ एक ही क्रम में, तो राजपूताना के राज्य, ठीक है, जिन पर विजय प्राप्त की, या यूं कहें कि जिन्होंने अधीनता स्वीकार की।
तो अगर हम राजपूताना की रियासतों के क्रम में बात करना चाहेंगे तो सबसे पहले 1562 में अपन आ जाते हैं आमेर। देखिए, आमेर पर अकबर को किसी आक्रमण की जरूरत नहीं पड़ी थी दोस्तों। यहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो यहाँ के राजा भारमल को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि उसे किसी ना किसी बड़ी शक्ति से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। तो 1562 में इसने किसको अधीन कर लिया अकबर ने? आमेर को। आमेर के राजा थे भारमल। तो राजा भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की दोस्तों। तो अपनी इच्छा से इसने अधीनता स्वीकार कर ली। साथ ही साथ अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किससे किया? हरकाबाई का विवाह अकबर से किया। ये सारी घटना 1562 में ही हुई है दोस्तों। ये शादी कहाँ हुई है? भारमल ने जो अपनी बेटी की शादी की, ये सांभर में ये विवाह हुआ है। ठीक है, सांगानेर में राजा भारमल की मुलाकात हुई थी। अकबर से चगताई खां की मध्यस्थता से इसने मुलाकात की थी और हरकाबाई का नाम हो गया दोस्तों मरियम उज्जमानी। और इसी मरियम उज्जमानी के गर्भ से अकबर के पुत्र का जन्म हुआ, जिसे इतिहास जहांगीर के नाम से जानता है, जिसका नाम रखा गया था सलीम। और अकबर इसे प्यार से कहता था दोस्तों शेखू बाबा। ठीक है, तो ये जहांगीर। और हम अगर आगे बात तो राजा भारमल का पुत्र भगवंत दास और भारमल का पौत्र, या यूं कह दूं कि भगवंत दास का पुत्र मान सिंह, ये दोनों भी इसी समय क्या हो गया था? अकबर की सेवा में चले गए थे। तो राजपूताना का वो पहला शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की वो कौन थे? तो राजा भारमल था। राजपूताना का वो पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध कायम किए तो वो कौन था? राजा भारमल था। तो ये दोनों इस प्रकार के क्वेश्चनों का जो उत्तर आता है वो क्या आता है? आमेर आता है और राजा भारमल आता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से 1562 में राजपूताना की जो पहली रियासत थी जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की वो कौन सी थी? आपकी आमेर थी दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करते हैं और किस किस को जीता। तो बात कर लेते हैं अगला, राजपूताना में ही पहला हो चुका है, दूसरा अभियान हम बात कर रहे हैं, वो भी 1562 में ही हुआ, मेड़ता। मेड़ता का शासक कौन था? हम बात कर लेते हैं। मेड़ता वर्तमान राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। इस समय यहाँ का शासक था दोस्तों जयमल, जयमल राठौड़, मीराबाई का भाई। तो जयमल ने अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों, किंतु ये पराजित हुआ। और पराजित होकर ये चित्तौड़ चले गए दोस्तों। और हम बात करेंगे जब चित्तौड़ का प्रमुख युद्ध देखेंगे जो अकबर ने किया, उस समय जयमल ही प्रमुख सेनापति बनते हैं। तो चित्तौड़ चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जयमल राठौड़ पराजित हुए और मेड़ता पर अकबर का अधिकार हो गया। पर प्रश्न आ जाता है कि किस सेनापति ने यहां पर आक्रमण किया था? तो उसका नाम था दोस्तों शरीफुद्दीन, जो रिश्ते में अकबर का बहनोई लगता था। तो उसने मेड़ता पर विजय प्राप्त की दोस्तों, मेड़ता को उसने जीत लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जयमल राठौड़ के बारे में बताता हूं। लोग कहते थे इतना ताकतवर था कि दोनों तरफ हाथ के अगर रस्सी बांधकर हाथी बांध दिया जाए तो ये दोनों हाथियों को इस प्रकार से खींच लेता था। तो छल से या बल से पर इसे पराजित कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका मेड़ता। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1564 में मेहरानगढ़ यानी जोधपुर को जीता गया। मेहरानगढ़ जोधपुर पर अधिकार किया अकबर ने। ठीक है, अकबर स्वयं आया था इस आक्रमण के लिए। और इस समय यहां के शासक थे राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों, और आप भी पराजित से चले गए। ठीक है, उसके बाद भद्राजून से ये आपके
भद्राजुन से सिवाना चले गए, उसके बाद इधर उधर सोजत आदि जगहों पर जाते हुए अंततोगत्वा 1570 में जब अकबर का नागौर दरबार लगा तो चंद्रसेन उपस्थित तो हुए लेकिन अधीनता स्वीकार किए बिना ही लौट गए दोस्तों। 1572 में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया था दोस्तों, और उसके बाद 11 जनवरी 1581 को 81 को चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और जब इसकी मृत्यु हुई सांचियाब के पहाड़ों में हुई थी, पाली में हुई थी, तो इसकी मृत्यु पर अकबर ने कहा था कि खुदा ने इसे नूर तो बख्शा पर तकदीर नहीं बख्शी दोस्तों। ठीक है, हम राजस्थान में जब मारवाड़ पढ़ेंगे तो विस्तार से चंद्रसेन के बारे में बात करेंगे कि इतिहास में इसे भूला बिसरा राजा कहा जाता है, विस्मृत शासक, इसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, इसको प्रताप का अग्रगामी या अग्रदूत भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे नाम किसके हैं? राव चंद्रसेन के हैं। इसके दो बड़े भाई राम सिंह और उदय सिंह अकबर की सेवा में चले गए थे दोस्तों। उदय सिंह से मतलब है मोटा राजा उदय सिंह। तो ये हमने संक्षेप में बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सेनापति कौन आया। तो स्वयं अकबर उपस्थित था दोस्तों, लेकिन अकबर के साथ साथ इसमें जो प्रमुख सेनापति अकबर ने बनाकर भेजा था उसका नाम था हुसैन अली बेग या हुसैन अली खां। ठीक है, तो इस प्रकार से 1564 में जीत लिया गया। ठीक है, उसके बाद में अगला अगर बात करें अपन और कौन कौन से, तो 67-68 इसलिए दोस्तों क्योंकि जब आक्रमण किया तो 67 था, लेकिन जब जीता गया तो 68 चुका था। तो ये अभियान मैं बात कर रहा हूं चित्तौड़ का। तो अकबर का चित्तौड़ अभियान दोस्तों। ठीक है, तो यहां का शासक कौन था? तो राणा उदय सिंह थे। सेनापति कोई नहीं था, मुख्य सेनापति स्वयं बादशाह अकबर ही थे। राणा उदय सिंह गोगुंदा चले गए दोस्तों, और यहां पर इन्होंने अपने दो प्रमुख सेनापति नियुक्त किए, जिनके नाम है जयमल और फत्ता। इन दोनों वीरों के नेतृत्व में यहां पर केसरिया हुआ, और फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में वीरांगनाओं ने अग्नि जौहर किया। बात करेंगे अभी दोस्तों इस कहानी की। तो देखिए ये किला कब जीता अकबर ने, तो इस किले पर अकबर का अधिकार हो गया दोस्तों। कितनी तारीख को हो गया अगर मैं बात करूं तो 25 फरवरी 1568 68। इसलिए अगर हमें एक ही वर्ष चुनना पड़े तो 68 चुनेंगे, ना कि 67। तो बात तो अकबर ने इस किले को चारों ओर से घेर लिया। उदय सिंह को भी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों, और युद्ध करने का निश्चय किया। अकबर ने जब किले को चारों ओर से घेर लिया और तोप के गोले किले की मुख्य दीवारों को फांदते हुए अंदर आने लगे दोस्तों, तो उदय सिंह यहां से पलायन कर गए और गोगुंदा चले गए। कहां चले गए? गोगुंदा चले गए। और किले का उत्तरदायित्व किस पर सौंप दिया गया? जयमल और फत्ता पर सौंप दिया गया। संक्षेप में ये कहानी बता रहा हूं, जब मेवाड़ पढ़ेंगे, राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो विस्तार से इस युद्ध का वर्णन मैं आपको करूंगा दोस्तों वहां पर। तो जयमल और फत्ता को दारमदार सौंप दिया दोस्तों। जयमल 23 फरवरी 1568 को वीरगति को प्राप्त हुए, और फत्ता हो गए कितनी तारीख को वीरगति को प्राप्त हो गए? 25 फरवरी 1568 को। ऐसा कहा जाता है कि जयमल को अकबर ने अपनी बंदूक से, और उसकी बंदूक का नाम था दोस्तों संग्राम, उस संग्राम से घायल कर दिया था। उसके बाद ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में राजस्थान के लोक देवता कल्लाजी राठौड़, जो कि जयमल के भतीजे हैं दोस्तों, वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने अपने चाचा जयमल को कंधे पर उठाकर युद्ध लड़ा था दोस्तों। 2 हाथ जयमल के और 2 हाथ कल्लाजी के, इसलिए दोनों मिलाकर कल्लाजी को हम चतुर्भुज देवता यानी 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है,
इस युद्ध में इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि एक ईश्वरदास चौहान नामक एक योद्धा थे जो भी उदय सिंह की तरफ से लड़ रहे थे दोस्तों। इतना वीर योद्धा था वो कि वो स्वयं अकबर के पास नजदीक पहुंच गया, उसके हाथी तक पहुंच गया और उसने अपना एक हाथ से जो हाथी पर बैठा था अकबर, उस हाथी का नाम था हवाई, हवाई के सिर में खंजर घोंप दिया और दूसरे हाथ से हाथी दांत पकड़कर उछलकर अकबर के नजदीक पहुंचा। अफसोस कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन कुल मिलाकर ये युद्ध बड़ा ही खतरनाक था, रोचक था दोस्तों। और इस युद्ध में जैमल और फत्ता की वीरता से बादशाह अकबर इतने प्रभावित हुए कि इन दोनों की हाथी पर सवार प्रतिमाएं, किन दोनों की, जैमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं अकबर ने आगरा के किले के मुख्य दरवाजे पर लगवाई दोस्तों। ऐसी ही प्रतिमाएं राय सिंह ने जूनागढ़ बीकानेर के किले में भी लगवाई थी। ठीक है, तो जैमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं लगवा दी, किसने लगवा दी? अकबर ने लगवा दी। कहां लगवा दी? आगरे के किले के मुख्य दरवाजे पर लगवा दी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इस चित्तौड़ के किले को जीतने के बाद अकबर ने इसका नाम रखा था दोस्तों मोहम्मदाबाद। क्या नाम रखा था? चित्तौड़ का नाम बदल दिया था अकबर ने और रखा था मोहम्मदाबाद। ये नाम चित्तौड़ के किले को दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? अकबर द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त कहते हैं कि इस किले को जीतने के बाद अकबर की सेना ने यहां निर्दोष लगभग 30,000 निर्दोष जनता का कत्लेआम किया था दोस्तों। ये पहला और अंतिम अवसर है जिस समय अकबर की सेना द्वारा या अकबर द्वारा आम जनता के साथ ऐसा भीषण नरसंहार किया गया। यह अकबर की सहिष्णुता और महानता पर कलंक लगाता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से किला जीता है चित्तौड़, लेकिन ये नहीं कह रहा हूं मैं कि मेवाड़ को अधीन कर लिया है। मेवाड़ ने अधीनता अकबर के जीते जी कभी भी स्वीकार नहीं की है दोस्तों। अब वो चाहे उदय सिंह हो, चाहे वो राणा प्रताप हो, चाहे वो अमर सिंह हो दोस्तों। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में अकबर का और कौन कौन सा अभियान है बात कर लेते हैं। अपन विजयों की बात कर रहे हैं अकबर की। ठीक है, उसके बाद में इसका अन्य जो अभियान है वो देखने को मिलता है दोस्तों रणथंभौर। तो 1569 में रणथंभौर पर इस समय बूंदी का अधिकार था दोस्तों। किसका अधिकार था? बूंदी का। और इस समय बूंदी के शासक थे सुरजन हाड़ा, जिसको हम सुरजन राय हाड़ा भी कह देते हैं। तो सुरजन हाड़ा बड़े वीर योद्धा थे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा। और ये जो था, ये अभियान जो था, इसमें आपके जो आमेर के शासक है भगवान दास, उनकी मध्यस्थता से, किसकी मध्यस्थता से? आमेर के भगवंत दास की मध्यस्थता से अकबर व सुरजन हाड़ा के मध्य संधि हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से किंतु रणथंभौर को भी अकबर ने जीत लिया, हालांकि वापस इसको सुरजन हाड़ा को सौंप दिया गया था दोस्तों। तो इस प्रकार के ये प्रमुख अभियान थे जो राजपूताना से देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अकबर का नागौर दरबार मील का पत्थर साबित होता है राजपूताना के शासकों को अधीनता स्वीकार करने में। तो अगला महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट अभियान कहें या कुछ भी कहें तो वो क्या है? नागौर दरबार। अकबर का नागौर दरबार दोस्तों। तो नागौर में अकबर ने दरबार लगाया 1570 में। क्यों लगाया था तो उसका कारण मैं बता दूं। इस समय नागौर या मारवाड़ में क्या पड़ा हुआ था दोस्तों? अकाल। तो अकाल का जायजा लेने के लिए अकबर, या यूं कहें कि अकाल के जायजा लेने का बहाना लेकर अकबर ने नागौर में दरबार लगाया और यहां पर अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था दोस्तों। शुक्र तालाब बनवाया। एक तरीके से ये नागौर दरबार
राजपूताना के राजाओं को बादशाह अकबर द्वारा दी गई अंतिम चेतावनी थी दोस्तों कि या तो आप सब अधीनता स्वीकार कर ले में, अन्यथा हम अब आपके पास कोई संदेश नहीं भेजेंगे, सीधा आप पर आक्रमण करेंगे। दोस्तों तो कौन कौन इस दरबार में अकबर के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उसकी बात करते। तो नागौर दरबार में जो सक्रिय रूप से सहयोगी थे वो तो आमेर के राजा भारमल, उनके पुत्र भगवंत दास और पौत्र मानसिंह जी थे। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया तो बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि किस शासक ने या किस राज्य ने सक्रिय सहयोग दिया। तो सक्रिय सहयोग की बात करें तो आमेर। तो आमेर के राजा भारमल, इन भारमल को अकबर ने अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों। तो इन्होंने तो सक्रिय सहयोग दिया। अब बात करते हैं कि कौन कौन नई रियासतों के शासक आए और कौन कौन नहीं आए। तो बात कर लेते हैं पहले बीकानेर की। तो ये वो रियासत हैं जिन्होंने अधीनता स्वीकार की। तो बीकानेर के शासक आए राव कल्याणमल। तो राव कल्याणमल अपने 2 पुत्रों के साथ इस दरबार में उपस्थित हुए और अधीनता स्वीकार की। उनके पुत्रों के नाम हैं, एक का नाम है दोस्तों राय सिंह, जिन्हें आप बीकानेर के महाराजा राय सिंह के नाम से जानते हैं, और ये अभी से अकबर की सेवा में आ गए थे। और दूसरे हैं पृथ्वीराज। बीकानेर पढ़ेंगे तो बात करेंगे, पर बता देता हूं पृथ्वीराज राठौर बहुत ही उम्दा कवि थे दोस्तों। ठीक है, इन्होंने बेली किशन रुक्मणी की रचना की थी। इन्हें एलपी तहसील तौरी ने दिंगल का हैरोस कहा है। और प्रताप से जो पत्र व्यवहार संवाद हुआ पाथल और पीथल, वो आप और प्रताप यानी पृथ्वीराज राठौड़ और राणा प्रताप के मध्य हुआ, जिसमें राणा प्रताप को पाथल नाम इन्होंने ही प्रदान किया था और अपने आप को इन्होंने पीथल कहा था दोस्तों। और इनके बीच में जो संवाद हुआ पत्र व्यवहार, उस पर एक पुस्तक लिख दी कन्हैयालाल सेठिया ने, जिसका नाम है पाथल और पीथल। ठीक है, तो इसके साथ उपस्थित हो गए। उसके अलावा और कौन आए, जैसलमेर। जैसलमेर के शासक रावल सिंह भाटी, तो ये भी उपस्थित हुए और इन्होंने भी अधीनता स्वीकार की। तो राव कल्याणमल और रावल हर्राय सिंह भाटी ने यहां पर अधीनता स्वीकार की। अब बात करते हैं कौन सी ऐसी रियासत थी जहां से के शासक आए किंतु अधीनता स्वीकार किए बिना ही लौट गए। तो मैं बात कर लेता हूं दोस्तों मारवाड़ जोधपुर के। हालांकि जोधपुर पर उनका उस समय अधिकार नहीं था, लेकिन शासक वही माने गए थे। तो जोधपुर के शासक जिनका क्या नाम है, तो जोधपुर या मारवाड़ के राव चंद्रसेन। उपस्थित तो हुए, किंतु अधीनता स्वीकार किए बिना ही लौट गए। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है एकमात्र ऐसी कौन सी रियासत थी जहां से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी एकमात्र रियासत थी मेवाड़। तो मेवाड़ के शासक उपस्थित ही नहीं हुए। और मेवाड़ के इस समय शासक कौन थे, उदय सिंह। ठीक है, तो बात करते हैं नागौर दरबार की। एक बार ब्रीफ बता देता हूं। तो नागौर दरबार अकबर ने लगाया 1570 में। इस समय मारवाड़ क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, राजपूताना के राजाओं में आमेर के राजा भारमल जो थे, उन्होंने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। अपने पुत्र भगवंत दास और पौत्र मानसिंह के साथ वो स्वयं उपस्थित हुए।
बीकानेर के शासक राव कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की और अपने दो पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ वो यहां उपस्थित हुए थे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जैसलमेर के शासक रावल हरराय सिंह भाटी भी उपस्थित हुए और अधीनता स्वीकार की। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जोधपुर के शासक रावचंद्र सेन उपस्थित तो हुए किंतु अधीनता स्वीकार किए बिना ही वापस लौट गए। और एकमात्र ऐसी रियासत जिसने यहां पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं समझा वो थी मेवाड़। मेवाड़ से यहां उपस्थित होने के लिए कोई नहीं आया दोस्तों। और इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा उदय सिंह जी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से नागौर दरबार की हमने संक्षेप में वार्तालाप कर ली है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमने ये भी देख लिया कि 1570 में राजपुताना की किन प्रमुख रियासतों ने अधीनता स्वीकार की, तो उनमें मुख्य नाम आता है बीकानेर और जैसलमेर का। ठीक है, उसके बाद में हम राजपुताना से वापस बाहर चलते हैं। उसके अलावा मैं बात कर लूं, अगर राजपुताना चल रहा है तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन हल्दी घाटी के युद्ध की दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, हल्दी घाटी का युद्ध हम विस्तार से वापस मेवाड़ में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अकबर के सैनिक अभियान। तो आप संक्षेप में हेडिंग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा प्रताप का संक्षेप में मैं वार्तालाप कर रहा हूं यहां पर। देखिए, सबसे पहले प्रताप की मैं पर्सनल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। एक मिनट, थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लेते हैं दोस्तों, पानी पी लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे की। चलिए, तो राणा प्रताप का जो जन्म था वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में कटारगढ़ में हुआ था दोस्तों। कटारगढ़ के भी अंदर और चलें तो बादल महल में हुआ था। बादल महल में जूनी कचहरी में हुआ था जहां जनाना ड्यूटी थी। ठीक, ये राणा उदय सिंह के पुत्र थे और उनकी माता का नाम था जयवंता बाई। ठीक है, संक्षेप में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर आपकी। 1572 में इनका राज्याभिषेक हुआ दोस्तों। तो जब अकबर को ऐसा पता लगा कि इनका राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि अकबर का एक भाई शक्ति सिंह पहले से प्रताप का एक भाई शक्ति सिंह पहले से अकबर की सेवा में था और दूसरा जगमाल भी चला गया था, तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजा, या यूं कहते हैं दूतों को भेजा, ताकि प्रताप बिना लड़े ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। तो प्रश्न आ जाता है कई बार, क्या क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए दूतों का क्रम। तो अकबर द्वारा, सीधा सीधा लिख रहा हूं, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए राजदूतों या शिष्टमंडल का क्रम। तो पूछ लेते हैं सबसे पहले किसको भेजा, उसके बाद किसको भेजा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो देखो, इसके लिए अपन एक छोटी सी ट्रिक ले सकते हैं, जलामान भागा टोडर। क्या? जलामान भागा टोडर। तो जला से बन जाएगा जलाल खान, मान से मान सिंह, भागा से भगवंत दास और टोडर से टोडरमल। अगर हम इनके क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले आया जलाल खान। पूरा नाम है जलाल खां कोची। तो ये आया 1572 में, जिसकी डेट कुछ विद्वान सितंबर तो कुछ दिसंबर बताते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आया मान सिंह, आमेर के कुंवर मान सिंह जी, अप्रैल 1573 में। ठीक है, अप्रैल 1573 में। उसके बाद में भगवंत दास, आमेर के राजा, भगवंत दास आए, कब आए? सितंबर 1573 में। और अंत में आए राजा टोडरमल, दिसंबर 1573 में। तो ये क्रम कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा मानसिंह और प्रताप के बीच में कहते हैं कि काफी सारी बातें हुई थी। यहां पर उदय सागर झील के किनारे उदयपुर में
मानसिंह के सम्मान में भोजन रखा गया क्योंकि मेहमान है और मेहमान भगवान होता है, चाहे वो दुश्मन का ही दूत क्यों ना हो या स्वयं दुश्मन ही क्यों ना हो। तो उसके बाद में कहते हैं ऐसा कि प्रताप ने इनके साथ भोजन नहीं किया। उसके बाद अमर सिंह और मानसिंह के बीच काफ़ी ऐसी बातें हुई जिससे युद्ध की स्थितियां स्पष्ट हो चुकी थी दोस्तों। खैर, तो ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। जलामान भागा टोडर, जलाल खां कोची, मानसिंह, भगवंत दास और राजा टोडरमल। उसके बाद में सीधा सीधा बात कर लें हम इन दोनों के बीच में, तो हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, इसके लिए विद्वानों में मतभेद है दोस्तों। कुछ विद्वान इसकी डेट 18 जून बताते हैं, तो कुछ इसकी तिथि 21 जून भी बताते हैं। तो 15 जून या 18 जून 18 जून या 21 जून 1576 है। बात यह है कि दोनों आ जाए तो क्या करना है दोस्तों, राजस्थान के एग्जाम्स में 18 जून ही सही माना जाता है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो, और दोनों नहीं आए तो जो भी आ जाए, 18 आ जाए तो 18, 21 आ जाए तो 21, बाकी सब वही रहेगा। तो इस युद्ध को कुछ विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है वो भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, पूछे जाने की संभावना है, हम उन्हीं की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें अपन अबुल फजल की, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक है दोस्तों। तो अबुल फजल ने इसको कहा है खमनोर का युद्ध। खमनोर वर्तमान राजसमंद में एक स्थान है, तो इसके अनुसार यह युद्ध यहां लड़ा गया था। उसके बाद में अपन बात करते हैं अब्दुल कादिर बदायूनी, जो इस युद्ध का चश्मदीद गवाह भी है। इसने इस युद्ध को कहा है गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा भी एक स्थान है जो वर्तमान उदयपुर में है। और उसके बाद राजस्थान के इतिहास के जनक पितामह, घोड़े वाले बाबा, जिनको हम कहते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने इसको राजस्थान या मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है दोस्तों। क्या कहा है, राजस्थान व मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और ये जो थर्मोपल्ली स्थान है ये वर्तमान यूनान में, ग्रीक में है दोस्तों, ग्रीस में है। ठीक है, तो वहां भी ऐसा ही इतिहास में युद्ध हुआ था। फारस की सेना ने आक्रमण किया था जब यूनान पर, तो वहां के मुट्ठी भर लोगों ने इसी प्रकार से फारस की सेना का मुकाबला किया था जैसे प्रताप की सेना ने अकबर की सेना का मुकाबला किया। इसलिए इसको थर्मोपल्ली से इसने क्या कर दिया, सुशोभित कर दिया, और इसके उपनामों में इसने नाम दर्ज करवा दिया है दोस्तों। तो ये प्रमुख नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी कई विद्वानों ने इसको निर्णायक युद्ध भी कहा है। खैर, अब हम बात करते हैं कि युद्ध किस किस के बीच में हुआ। तो यहाँ प्रमुख सेनापति कौन था, तो बात कर लेते हैं दोस्तों अपन। तो देखो, सीधा सीधा बात कर लें अपन, तो एक तरफ तो है महाराणा प्रताप, ठीक है, और दूसरी तरफ है अकबर की सेना। सेना लिखने का तात्पर्य यह है कि जहां अकबर स्वयं नहीं आया, इसलिए मैंने यहां सेना शब्द का प्रयोग किया है, अन्यथा मैं सीधा सीधा अकबर लिखता। तो इस युद्ध में अकबर की तरफ से जो प्रमुख सेनापति थे उनके नाम पूछ लेते हैं। तो आसफ खां और आमेर के कुंवर मानसिंह। ठीक है, तो इस युद्ध में से विजय और पराजय में से क्वेश्चन आने की संभावना न्यूनतम होती है दोस्तों, क्योंकि इतिहास में इस युद्ध को लेकर आज भी मतभेद बना हुआ है। अधिकतर विद्वान इसे आज भी अनिर्णायक युद्ध ही कहते हैं। ठीक है, तो हम यह बात नहीं करेंगे कौन जीता कौन हारा। हालांकि अब जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है, इन्होंने क्या कहा है कि प्रताप इसमें विजयी हुआ था, लेकिन कुछ पुस्तकें कहते हैं कि अकबर विजयी हुआ था। इसलिए एग्जामिनर संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी पूछ ले तो प्रताप को विजय दिखा देंगे, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की बुक्स ने प्रताप को विजयी घोषित कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका विस्तार से जो वर्णन है युद्ध का वो अपन कहाँ देखेंगे, राजस्थान का इतिहास जब पढ़ेंगे और महाराणा प्रताप जब हेडिंग होगी तब हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ हमने संक्षेप में इसकी बात कर ली है।
ठीक है। तो ये प्रमुख युद्ध था, दिवेर का युद्ध, और वो जो सारे युद्ध हैं वो हम राजस्थान के इतिहास में बात करेंगे, क्योंकि अकबर के प्रोस्पेक्टिव से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो बात करते हैं अकबर की अन्य विजयों में, अन्य कौन कौन सी विजय और अकबर ने कर ली। फिर अपन बात करते हैं 1569 में कालिंजर। अब हम राजस्थान से बाहर चल रहे हैं। तो 1560 जो अकबर ने विजय की वो था उसका कालिंजर अभियान। कालिंजर वर्तमान मध्य प्रदेश में है। तो कालिंजर अभियान की बात करते हैं तो यहां का शासक कौन था दोस्तों? तो यहां का शासक था रामचंद्र। क्या नाम था दोस्तों उसका? रामचंद्र। और अकबर का इस युद्ध में जो प्रमुख सेनापति अकबर की तरफ से भेजा गया था उसका नाम था मजनू खां। मजनू लिया गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं गुजरात पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात अभियान, गुजरात अभियान में मैंने सन एक बार में नहीं लिखी, क्योंकि 2 बार में लिखेंगे, क्योंकि ये आक्रमण अकबर ने कितने बार किया था? 2 बार किया था, 1572 और 1573, ठीक है। अभी मैं आपको जिक्र कर लेता हूं, पहले मैं ये बता दूं उस समय यहां का शासक कौन था और क्या रहा। तो देखो दोस्तों, तो पहले यहां का शासक था मुजफ्फर खां। कौन था? मुजफ्फर खां। मुजफ्फर खां तृतीय के नाम से आप उसे जान सकते हैं, ठीक है। मुजफ्फर शाह, तो मुजफ्फर खां या मुजफ्फर शाह के नाम से आप इसे जान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 1572 में अकबर ने यहां आक्रमण किया और इसने इसे वापस जीत लिया दोस्तों, ठीक है। क्या कर लिया? वापस जीत लिया दोस्तों। इसमें प्रमुख जो सेनापति था प्रथम अभियान में, वो स्वयं अकबर है, और अकबर के साथ साथ इसमें भेजा गया था सेनापति जिसका नाम था अजीज कोका, ठीक है। ये जो अभियान हुआ है, प्रथम अभियान, ये कब हुआ है? 1572 में। लेकिन जैसे अकबर की सेना लौटी दोस्तों, गुजरात के शासक ने अपने एक सेनापति के नेतृत्व में वापस अधिकार कर लिया इस पे, और उसके सेनापति का नाम था मोहम्मद हुसैन मिर्जा। तो दूसरा अभियान 1573 में, ठीक है। इस समय अकबर की तरफ से स्वयं अकबर है दोस्तों, और सुल्तान मुजफ्फर शाह की तरफ से आया था, कौन आया था? मोहम्मद हुसैन मिर्जा। इसे भारतीय इतिहास का दोस्तों सबसे तीव्रतम अभियान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अकबर की सेना इस अभियान को जीतकर लौटी तो दिसंबर 1572 था दोस्तों, और जब वापस मोहम्मद हुसैन मिर्जा के नेतृत्व में गुजरात पर वापस गुजराती सुल्तान का अधिकार हो गया दोस्तों, तो अकबर ने अपनी सेना को वापस आदेश दिया, स्वयं इसका नेतृत्व किया, और महज 11 दिन में यानी जनवरी 1573 में उसने गुजरात को पुनः जीत लिया दोस्तों। तो इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको जीता गया था, ठीक है। कितने दिन में? मात्र 11वें दिन वापस जीत लिया। और अब बात करते हैं किसने? तो विसेंट स्मिथ ने, विसेंट स्मिथ ने इसे दुनिया का तीव्रतम अभियान कहा है। तो प्रश्न आ जाता है कि दुनिया का तीव्रतम अभियान गुजरात अभियान को किसने कहा? तो विसेंट स्मिथ ने कहा। या विसेंट स्मिथ ने किस अभियान को विश्व का तीव्रतम अभियान कहा? तो वो कौन सा था? अकबर का दूसरा गुजरात अभियान। तो विसेंट स्मिथ ने इसे दुनिया का तीव्रतम अभियान कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुजरात को जीत लिया दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने
फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था दोस्तों। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवा दिया था। तो इस प्रकार से ये अकबर के प्रमुख अभियानों में हमने बात की है। अभी और भी अभियान बाकी हैं, बात करते हैं अपन, एक साथ देख लेते हैं। कुछ अभियान है जैसे बंगाल और बिहार। तो अकबर का बंगाल व बिहार अभियान, (1574) 1574 में कर दिया उसने बंगाल और बिहार पर। इस समय यहां का शासक कौन था? तो यहां का शासक था दोस्तों दाऊद खां। ठीक है, ये दोनों एरिया एक के ही अंडर आते थे, जिसका नाम है दाऊद खां। और अकबर ने जो अपना सेनापति बनाकर भेजा था वो था मुनीम खान। ये अकबर का प्रमुख सेनापति था, अकबर की तरफ से लड़ने गया था। ठीक है, और ये अभियान भी इन्होंने जीत लिया है दोस्तों। ठीक है, और दाऊद खां के ये एक अफगान था और इसके पराजय से, इसके अंत से उत्तर भारत में अफगान शासन का हमेशा हमेशा के लिए समापन हो गया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं काबुल अभियान की। कौन से अभियान की? काबुल के। (1581) में काबुल अभियान कब हो गया है? 1581 में। ठीक है, यहां का जो शासक था वो अकबर का सौतेला भाई था दोस्तों, जिसका नाम था मिर्जा हाकिम। ठीक है, कौन था यहां का शासक? मिर्जा हाकिम, जो अकबर का सौतेला भाई था। इसने विद्रोह कर दिया था दोस्तों। ठीक है, और मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन के लिए अकबर स्वयं गया था दोस्तों, और साथ ही साथ अपने साथ किसको ले गया था? मानसिंह को लेके गया था। तो स्वयं अकबर और मानसिंह। उसके बाद मानसिंह को यहां का सूबेदार बना दिया गया था दोस्तों कई समय के लिए। तो इस प्रकार से ये अभियान भी जीत लिया। ठीक है, उसके बाद में कश्मीर चलते हैं अपन सीधा। कश्मीर अभियान की बात कर लेते हैं। 1586 में तो 1586 में कश्मीर अभियान किया। किसने किया? अकबर ने किया था ये अभियान। और इस समय यहां पर यूसुफजाई और अफरीदी नामक जनजातियों का शासन था दोस्तों। तो इस प्रकार से इस अभियान में भी अकबर को सफलता मिली। और अगर हम बात करते हैं उन जातियों के जो प्रमुख थे, तो यहाँ का जो शासक था, यूं कह सकते हैं यूसुफ खान था। तो यहाँ पर जनजातियों का शासन था दोस्तों। ठीक है, अब अकबर की तरफ से इसमें प्रमुख सेनापति कौन गया था उसकी बात अपन कर लेते हैं। कश्मीर में जो अकबर ने भेजा था, कासिम खां और भगवंत दास को भेजा था दोस्तों। तो अकबर की तरफ से इसके विरुद्ध कौन लड़ रहा है? और दोस्तों इसी अभियान में अकबर ने अपने अजीज मित्र को खोया था, और वो मित्र था बीरबल। तो इसी अभियान में दोस्तों बीरबल मारा गया। आपका जो अबुल फजल है वो आईने अकबरी अकबरनामा में लिखता है कि अकबर को बीरबल की मृत्यु का जितना दुख हुआ उतना जीवन में कभी भी नहीं हुआ। तो ये भी आपका एक प्रमुख अभियान था। उसके बाद छोटे छोटे अभियान हैं जिनकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो सिंध अभियान 1591, तो सिर्फ अपन लिस्ट कर लेते हैं पूरी। 1591 सिंध अभियान। कौन सा अभियान देख रहे हैं अपन? सिंध अभियान देख रहे हैं।
जो कब हुआ? अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में। ज्यादा डिटेल देखने की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं उड़ीसा अभियान, जो भी लगभग इसी वर्ष हुआ था दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा। आमेर के राजा मानसिंह। ठीक है, तो उड़ीसा अभियान में भी और डिटेल अपने को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में है कंधार। तो 1595। कंधार अभियान, और ये करने वाले थे कौन थे? शाह बेग। इसके अलावा बलूचिस्तान 1595 में ही। जिसके नेतृत्व में हुआ उसका नाम था मीर मासूम। ठीक है, क्या नाम था? मीर मासूम। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं अहमदनगर 1596 में। उस समय वहां पर जो शासन संभाल रही थी वो संरक्षिका थी, क्या नाम था उनका? चांद बीबी। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चांद बीबी अहमदनगर की थी, और ये पूछ लेते हैं इस वजह से मैंने बता। और दूसरी तरफ स्वयं है बादशाह अकबर। ठीक है, तो ये प्रमुख अभियान थे। अब हम अंतिम अभियानों की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अकबर द्वारा किया गया जो अंतिम अभियान था वो था आपका असीरगढ़ और खानदेश का अभियान, जो कि 1601 और 1602 में हुआ था। ठीक है, तो अंतिम अभियान बात कर लेते हैं। तो अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था, ऐसा पूछ लेते हैं। तो 1601 और 1602 कौन सा अभियान था, कहां का अभियान था? तो खानदेश, और या यूं कह सकते हैं सीधा सीधा खानदेश पर आक्रमण। खानदेश की दो राजधानियां थी दोस्तों, एक असीरगढ़ और दूसरी बुरहानपुर। अकबर का अंतिम अभियान या अंतिम आक्रमण कब हुआ? तो वो 1602 में हुआ। कहाँ हुआ? असीरगढ़ हुआ। और असीरगढ़ के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि असीरगढ़ किले के जो ताला था या जो दरवाजा था वो अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला था, अर्थात धन देकर, रिश्वत देकर इस किले को जीता था। तो ये अकबर प्रमुख सैनिक अभियान थे दोस्तों, जो अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अकबर में से हमें क्वेश्चन देखने को बचते हैं। तो क्या बचता है दोस्तों? एक तो अकबर काल में हुए प्रमुख विद्रोह। विद्रोह में हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण शहजादे सलीम का विद्रोह। दूसरा, उसके अलावा हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? विद्रोह के अलावा अकबर के जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि वो 9 रत्न कौन कौन से थे और उनमें क्या क्या विशेषताएं थीं। ठीक है, उसके बाद में अंतिम समय में अकबर की मृत्यु की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अकबर का काल हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहलाता है। तो प्रमुख साहित्य जैसे अकबरनामा, आईने अकबरी, इसके अलावा अकबर की स्थापत्य कला के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन ये सब हम देखेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।